राइबोसोम की बात करें ना तो बाकी सब जो आपके सेल ऑर्गेनेली है ना उनके पार्ट्स के ऊपर ये मौजूद होते हैं, ठीक है। और इनका काम होता है टू सिंथेसाइज द प्रोटीन, दैट इज द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जहां पे प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग होती हो, जहां पे प्रोटीन का प्रोडक्शन होता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और इसीलिए इसको बोला जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, जहां पे प्रोटीन का प्रोडक्शन होता हो। अगर आपसे पूछा जाए विच सेल ऑर्गेनेलिज इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, तो बता सकते हो कि राइबोसोम्स इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पूछा था कि ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, तो दैट इज डिस्कवर्ड बाय द पलाडे। जो डिस्कवर किए थे उनका नाम क्या था, पलाडे, ठीक है। और कुछ इस टाइप्स का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसमें डॉट 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 दिख रहा है राइबोसोम, ठीक है। जैसे कि आपका ये ईआर के ऊपर में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर में होता है अपना राइबोसोम, और उनका काम क्या होता है बेसिकली, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करना। दूसरा हम देखें तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पे इसको दो भाग में बांटा गया, एक 70s, दूसरा 80s। अगर हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की बात करें तो साफ समझिएगा कि जैसे अगर मान लीजिए पानी है, पानी में अगर आप किसी चीज को, दो सब्सटेंस को रख रहे हो, जैसे हम क्या करें, इस मार्कर को रख दें और मार्कर के साथ साथ हम एक पेपर को रख दें, तो पता चलेगा ना कि इसकी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज्यादा है। कैसे सर, क्योंकि पानी में डूब जाएगा, ये पानी में सिंक कर जाएगा और पेपर पानी में सिंक नहीं करेगा। उसी हिसाब से ना इसको दो पार्ट में बांटा गया, ये हो गया 80s, ये हो गया 70s, मतलब ये आपका थोड़ा बड़ा है, ये आपका कम छोटा है, ठीक। हम लोग देखेंगे कि 70s किस सेल में पाया जाएगा, 80s किस सेल में पाया जाएगा आगे। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज द सीलिया। अगर सीलिया की बात करें या फ्लैजला की बात करें, दोनों का ना काम सेम होता है। अगर हम सीलिया की बात करें तो द थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, दैट इज द पैरामीशियम। जैसे ये आपका अगर सेल है तो सेल का जो आपका दिख रहा है ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यही हो गया सीलिया। मतलब ये क्या करता है सर, हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करेगा, लोकोमोशन में। लोकोमोशन मतलब समझिए एक जगह से दूसरी जगह जब बॉडी मूव करेगी ना, दैट मीन्स इट इज लोकोमोटिव, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि लोकोमोशन में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन वेरियस ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम। पैरामीशियम एग्जाम्पल में आप बोल सकते हो कि पैरामीशियम सर उसके जो होते हैं ना सीलिया, वो हेल्प करते हैं उसको क्या चीज में, तो मूवमेंट में। दूसरा आपको ध्यान रखना कि ये हमेशा यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोटिक में ये प्रेजेंट नहीं होगा, हमेशा किस में प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक में। फ्लैजला की अगर बात करते हैं तो फ्लैजला आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस वे, इसके जैसा आपको दिखता है, टेल के जैसा दिखता है आप बोल सकते हो, ठीक है। सो दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और टेल लाइक स्ट्रक्चर हेल्प्स इन लोकोमोशन। ये भी क्या करता है, तो लोकोमोशन में हेल्प करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं स्पर्म सेल की, ठीक है, अगर हम स्पर्म सेल की बात कर रहे हैं तो इन दैट केस ये क्या, ये जो टेल है इसका, ये टेल हेल्प कर रहा है किस क्या चीज में, स्विम करने में। तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है, फ्लैजला का पार्ट है, ठीक है। देखिए अगर हम प्लास्टिड की बात करते हैं ना तो सबसे पहले ध्यान रखना इट इज डबल मेम्ब्रेनस, फाउंड इन अलगे एंड प्लांट सेल। ये आपका एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाएगा, ये आपका एल्गे में पाया जाएगा या तो फिर प्लांट सेल में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट इसको पिगमेंट के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, ठीक है, पिगमेंट के आधार पे इसको कितने पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट में, ठीक है। पिगमेंट के आधार पे 3 पार्ट में बांटा गया। सबसे फर्स्ट वाले को बोला गया लिक्योप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। 3 है, पिगमेंट के आधार पे प्लास्टिड को हम लोग 3 पार्ट में बांट रहे हैं, लिक्योप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। अगर आप लिक्योप्लास्ट की बात करो तो दैट इज द व्हाइट और कलरलेस। एक तो ये कलरलेस होता है और व्हाइट होता है, कह सकते हो या तो व्हाइट कहो या तो कलरलेस कहो, ठीक है। फाउंड इन नॉन फोटोसिंथेसिस टिश्यूज, मतलब प्लांट्स का वो पार्ट जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होगा, वहां पे ये पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका रूट हो गया, बल्ब हो गया, सीड्स हो गया, इन सब जगह पे लिक्योप्लास्ट आपका पाया जाता है। अगर इसका मेन फंक्शन देखें तो इसका मेन फंक्शन है स्टार्च को स्टोर करना, ऑयल को स्टोर करना और प्रोटीन को स्टोर करके रखना, ठीक है। तो ये आपका प्लास्टिड में लिक्योप्लास्ट का काम होता है। तो इसमें बेसिकली आपको 2 बात ध्यान रखनी है कि एक तो नॉन फोटोसिंथेसिस पार्ट में पाया जाएगा और आपको रूट, बल्ब, सीड्स ये सब एग्जाम्पल हो गए जहाँ पे ये पाया जाता है, और इसका काम है स्टार्च वगैरह, ऑयल वगैरह और प्रोटीन वगैरह को स्टोर करना। जैसे देखो अगर सीड की बात करें हम, तो सीड में आप अगर मस्टर्ड का सीड देखो तो मस्टर्ड का सीड से हमको क्या नहीं मिलता है, ऑयल मिलता है। तो आप बोल सकते हो ये ऑयल को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। अगर हम देखें पल्स वगैरह आप खाते हो तो पल्स में क्या रहता है, प्रोटीन बेसिकली रहता है, तो वो भी सीड्स क्या कर रहा है, प्रोटीन को रखे हुए। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि आपका स्टोर करने का काम करता है स्टार्च का, प्रोटीन का और ऑयल का।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो सेकंड नंबर पे आता है इसका दूसरा भाई, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, वो आपका कलर्ड प्लास्टिक के रूप में आता है। आप अक्सर देखते होंगे कि कुछ कुछ पेड़ के लीव्स वगैरह हो गए, फ्लावर वगैरह हो गए, ये सब ना अलग अलग कलरफुल आपको दिखते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर के दिखते हैं। तो ये उसी के कारण होता है। दीज आर द कलर्ड प्लास्टिक्स, ये आपका कलर्ड प्लास्टिक्स होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन, मतलब ग्रीन यहाँ पे नहीं होगा। क्रोमोप्लास्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे ग्रीन की बात नहीं है हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बात करें बाकी सब जो कलर है उसकी। सो दीज आर द कलर्ड प्लास्टिक्स एक्सेप्ट ग्रीन, ग्रीन के अलावा गिव्स कलर टू द फ्रूट्स एंड द फ्लावर। आप जो देखते हो कि फ्रूट्स में, फ्लावर्स में जो आपका कलर का वेरिएशन देखने को मिलता है, जैसे कि अगर अभी मैंगो की बात करें तो मैंगो स्टार्टिंग में कैसा रहता है, ग्रीन रहता है, धीरे 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 येलो होने लगता है पेड़ में। तो वो जो आपको चेंज दिखा कलर के, मार्कर गिर गया, समझा करो, देखो। सो ये जो आपको दिखा ना मैंगो का, अगर बात कर रहे हैं हम, तो मैंगो का जो ये आपका दिखा कि ये पहले ग्रीन है, ग्रीन से फिर आपका येलो होने लगता है। तो ये जो कलर में वेरिएशन आया ना, ये आपका किसके कारण आएगा, तो क्रोमोप्लास्ट के कारण आएगा। तो आप बोल सकते हो कि आपका फ्रूट्स का कलर और फ्लावर का कलर में चेंज लेके आता है। बनाना की बात करो, उसमें भी आप देखते हो स्टार्टिंग टाइम में वो कैसा रहता है, ग्रीन रहता है, धीरे धीरे येलो होना शुरू हो जाता है। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि जितने भी फ्लावर्स हैं या जितने भी फ्रूट्स हैं, उन सबको कलर प्रोवाइड करने का काम करता है कौन, क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट आप देखो क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। सो कंटेन्स क्लोरोफिल ग्रीन, कैसे, किस कलर का होता है, तो ग्रीन कलर का। आपको पता है अच्छे से क्लोरोफिल के बारे में। जब एक प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करना चाहता है तो वहाँ पे क्लोरोफिल की बिना तो कर ही नहीं सकता है। इट मीन्स इट्स वेरी नेसेसरी फॉर द प्लांट्स, क्योंकि यही है आपका जो सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करने का काम करता है। तो कंटेन्स क्लोरोफिल, दैट इज द ग्रीन पिगमेंट एंड कलर टू द लीव्स। और जितने भी आपका प्लांट्स में जो ग्रीन कलर का लीव्स दिख रहा है ना, उन सबको देने में काम किसका करता है, ग्रीन का काम करता है। वो हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। मतलब जहां जहां आपको ग्रीन दिख रहा है प्लांट्स के अंदर, वहां पे ग्रीन कलर प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है आपका, तो क्लोरोप्लास्ट कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल बेसिकली इन प्लांट ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो ये क्लोरोफिल की मदद से क्या बना कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उससे क्या मिल रहा है, प्लांट्स को फूड मिल रहा है ना। तो एक तरह से इस जगह पे क्या हुआ, किचन का काम कर रहा है उसके प्लांट्स के अंदर। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द किचन ऑफ द प्लांट। लाइजोसोम की बात करें तो इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक। दूसरा, इट कंटेन्स पावरफुल एंजाइम, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है, जिसको ये कंटेन करता है। और इस कारण से ना ये जो भी सेल्स के वॉर्न आउट पार्ट होते हैं, जो डैमेज पार्ट है, जो कोई काम का नहीं बचा है, तो उस वेस्ट पार्ट को ना ये डाइजेस्ट करने का काम करता है इसी पावरफुल एंजाइम के थ्रू। और ये एंजाइम को प्रोड्यूस कौन करता है, तो ईआर, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, यही इस एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, जो पावरफुल एंजाइम इसके पास होते हैं। दूसरा, ये आपका आरबीसी में एब्सेंट होता है, आरबीसी के अंदर मौजूद नहीं होगा। और ये जो लाइजोसोम है ना, इसको सिंथेसाइज करने वाला कौन है, तो गोल्गी बॉडीज। जो आप गोल्गी बॉडीज के बारे में पढ़े थे, तो गोल्गी बॉडीज आपका लाइजोसोम का भी सिंथेसिस करता है, मतलब लाइजोसोम को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है। दूसरा फिर क्या ध्यान रखना है, अगर इसके हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में इसका काम है फैगी, दैट इज डाइजेशन। हम देख ही रहे हैं ऊपर कि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इस कारण से इसका मेन काम है डाइजेशन करना। मतलब मान लिया जाए अगर कोई सेल है और सेल का कोई पार्ट ना डैमेज हो चुका है, कोई काम का नहीं है, तो उस पार्ट जो वेस्ट मटेरियल है ना, उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, लाइजोसोम। ये उसके पास जाएगा, एंजाइम को छोड़ेगा और एंजाइम के कारण वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा और डाइजेस्ट हो गया वो, ठीक है, जो भी पार्ट है वहाँ पे। तो इस तरह से वो डाइजेस्ट करने का काम करता है। दूसरा, आप बोल सकते हो कि जो वॉर्न आउट पार्ट है सेल, वॉर्न आउट पार्ट है सेल के, उसको ये डाइजेस्ट करता है। इसको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर सेल है, सेल के पास जो भी डिस्पोजल है उन सबको हटाता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हटाने का काम करता है, ठीक है। अगर इसको देखिए ऐसे एग्जांपल से, मान लिया जाए ना आपका जो सेल है, ठीक, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, वैक्यूल भी है, आपका न्यूक्लियस भी है, जो भी है, ईआर हो गया, आर हो गया, प्लास्टिड हो गया, सब के सब मौजूद है, गोल्गी बॉडीज हो गया, और लाइजोसोम भी मौजूद है। तो लाइजोसोम का कहना है कि भाई देखो, काम तुम लोग सब अपना अपना प्रॉपरली बढ़िया से करो। अगर मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं किया, इसका शरीर वगैरह समझो खत्म हो गया, इसका काम नहीं हो रहा इससे, तो ये आराम से सोच इसके पास जाकर कहेगा देखो तुमको डाइजेस्ट कर जाएंगे, मतलब तुम्हारी कहानी खत्म। और ऐसे अगर मान लो किसी तरह से पूरे सेल का जो फंक्शन है ना, वो अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में ये लाइजोसोम क्या करता है, एक सुसाइडल बैग का काम करेगा। मतलब उस सेल के अंदर ये फट जाएगा, और जब फटेगा ना तो इसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और जब फटेगा तो उसके अंदर जितने भी हैं
माइटोकॉन्ड्रिया हो, वैक्यूल हो, न्यूक्लियस हो, प्लास्टिड हो, ईआर हो, आर हो, सबको बर्बाद कर देगा, मतलब सबको खत्म, सबको खा पी के खत्म, मतलब डाइजेस्ट कर गया। ठीक है, और डाइजेस्ट कैसे किया, तो एक जैसे सुसाइडल बैग होता है ना कि गए आत्महत्या कर लिए, बम लगा करके उड़ गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी क्या कर रहा है, सुसाइडल बैग का काम कर रहा है। कौन, लाइसोसोम। अगर मान लिया जाए आपका ये सेल है, 5 सेल यहाँ पे, ठीक, और हुआ क्या कि आपके घर में पप्पा आपको इतना कोटे कि आपका जो मिडिल वाला सेल है ना, इसका कहानी खत्म, मतलब मर गया सेल। अब उस कंडीशन में जो आपका आस पड़ोस वाला सेल है ना, अब उसको तो दिक्कत होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये तो डेड हो गया। अब डेड हो गया तो इसको डिस्पोज कौन करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो लाइसोसोम था वो भी मर गया, है ना। जैसे मान लीजिए आपका सेल है और पूरा सेल ही मर गया, तो सेल मर गया मतलब क्या, उसके अंदर का लाइसोसोम से लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर के जो भी न्यूक्लियस वगैरह सब है, सबका डेथ हो गया। अब इस कंडीशन में मान लो इसका लाइसोसोम का भी डेथ हो गया, तो बाकी सबका क्या होगा, तो बाकी सब जो सेल है ना वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अपना लाइसोसोम को बोलते हैं कि देखिए पड़ोसी में एगो हत्या हो गया है, हम लोग को क्या करना है, सपोर्ट करना है। करना क्या है कि जो डेड बॉडी है उसको ना थोड़ा सा लाइसोसोम दे देना है, ताकि वो क्या हो जाए, वहाँ पे जो भी डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, और इसीलिए आप अक्सर देखते हो कि जब कभी आपको बहुत ज़्यादा चोट लग जाए या कभी कोई पिटाई खाते हो तो आपका ना जो है काला हो जाता है शरीर पे। मान लो कहीं पे गया तो काला हो गया, कहीं पुलिस का डंडा पड़ गया तो उस केस में क्या होता है, काला हो जाता है। तो हम बोलते हैं ना कि पुलिस मारा है, बहुत मार मारा है, काला हो गया है। तो जो काला होता है इट मीन्स क्या, वहाँ का जो पार्ट है ना सेल डेड हो चुका है। अब जब सेल डेड हो गया है तो वहाँ पे ब्लैक हो गया आपका। धीरे धीरे जब बाकी आसपास के सेल अपने लाइसोसोम्स के थ्रू उस पार्ट्स को डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे ना, तो धीरे धीरे वो आपका क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। सो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो लाइसोसोम का फंक्शन को। इट मीन्स एक तरह से बाकी सारे सेल्स को, फंक्शंस को ना एक तरह से बोलो तो कंट्रोल करने का काम कर रहा है, ड्यू टू द पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। मतलब एक तरह से धमकी देता है, भैया अगर काम नहीं किए ढंग से हम तो ले डूबेंगे तुमको। कहता है हम सनम डूबेंगे तुमको भी ले डूब मरेंगे, वही हाल है। चले ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द न्यूक्लियस। आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है एक सेल के अंदर। जैसे कि बोलते हो ब्रेन ऑफ द सेल, हमारा इस ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसी तरीका से ना एक सेल का ब्रेन माना जाता है न्यूक्लियस को, इतना इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे एक करके। अगर आप देखो तो न्यूक्लियस बेसिकली किसी भी सेल के ना सेंटर में मौजूद होता है। एक तो सेल के अंदर होता है, आपको पता है, ठीक है, लेकिन सेल के मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेंटर में ही होगा मौजूद। ऐसा भी नहीं है कि एकदम हमेशा सेंटर में रहेगा, बट हाँ सेंटर के आसपास ही रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटर में आप कर सकते हो। ठीक है, और उसका कुछ जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार का आपको दिखेगा। ठीक है, अगर आप देखो एक एक करके, तो ये जो आपको दिख रहा होगा ना, बाहर में लेयर दिख रहा होगा, एक लेयर आपका बाहर में दिख रहा है और एक लेयर अंदर में दिख रहा है ना, तो ये कहलाता है उसका न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन, दैट इज द न्यूक्लियर इन्वेलप जिसको बोल सकते हो। जैसे कि मान लो ये पूरा है, ठीक है, तो ये और ये पूरा पार्ट न्यूक्लियर इन्वेलप कहलाएगा, जिसमें ये वाला भाग जो हो गया क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन। और अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला भाग क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर वाला भाग क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ये दोनों को मिला करके ना न्यूक्लियर इन्वेलप बनता है। ठीक है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों मिल गया तो क्या बन गया, न्यूक्लियर इन्वेलप। और ये बेसिकली आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बना होता है, ये जो आपका लेयर दिख रहा है। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे में आप देखोगे कि ये थोड़ा सा मार्क करके आपको बता रहे हैं, ये जो पार्ट देख रहे हो ना, यहाँ पे प्रोटीन लेमा का कंस्ट्रक्शन होता है, जो कि एक इसको एक टफ से प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, एक तरह से बोलते हो स्ट्रक्चर देता है यहाँ पे। ठीक है, इसका मेम्ब्रेन को अंदर साइड से, तो ये प्रोटीन लेमिना बोलते हैं इसको, इससे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखो तो ये जो आपको दोनों इन्वेलप के बीच में एक छोटा सा गैप दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इट मीन्स एक साइटोप्लाज्म के अंदर जब न्यूक्लियस होता है तो जो भी सामान का, ठीक है, अंदर जाना होगा, बाहर आना होगा, वो आपका इसी रास्ते से होता है, दैट इज द न्यूक्लियर पोर्स। पोर्स में से आपको पता है ये गैप होता है एक तरह का। ठीक है, तो ये आपका जो पोर्स दिख रहा है, ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, इस टाइप्स के उसके पास न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करता है उसके मोमेंट में। फिर अगर आप देखो तो इन दोनों इन्वेलप के बीच में एक आपको गैप सा दिख रहा होगा, ठीक है, स्पेस दिख रहा होगा। इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। फिर अगर आप बाहर का बात करो
तो फिर आप देखते होगे ना कि इसी इन्वेलप के ऊपर में एक और आपका इन्वेलप जैसा दिख रहा होगा, तो यही आपका होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम क्या पढ़े थे कि जिसके ऊपर राइबोसोम होता है वो कहलाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट इज, अगर आप दिख रहा होगा कि ये जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है ना, ये सारे के सारे राइबोसोम्स हैं। तो ये जो राइबोसोम्स जिस साइड वाला, ये क्या कहलाएगा, रफ ईआर, दैट इज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस साइड जो आप देख रहे हो ये आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जब इस साइड में आपका राइबोसोम्स है तो जाहिर सी बात है प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन का सिंथेसिस इसी साइड में होगा, ठीक है। और इस साइड में आपका लिपिड्स वगैरह, फैट्स वगैरह का प्रोडक्शन होगा, सिंथेसिस होगा, क्योंकि वो स्मूथ ईआर में होता है ना। तो ये एक आपका बाहर का स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियस का, ठीक है। अगर आप इसके अंदर जाते हो तो आप देखो ये जो ना आपका थ्रेड लैक मटेरियल बहुत सारा इंटैंगल दिख रहा होगा एक दूसरे से, पूरा एकदम कॉम्प्लिकेटेड जैसा दिख रहा होगा, है ना। ये कहलाता है आपका क्रोमेटिन, ठीक है। क्या कहलाता है, क्रोमेटिन। इट्स लाइक थ्रेड लैक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं, एक जेनेटिक मटेरियल है ये। और अगर आप इस पर देखो तो इस पर छोटे छोटे डॉट दिख रहा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन बोलता है। नेक्स्ट आप देखो तो आप यहाँ पे जो थ्रेड लैक दिख रहे हो, ये थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा होगा, पूरा फैला हुआ दिख रहा होगा। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा इस रीजन में, ये पूरा पोर्शन में। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, जिसमें से कि कोई भी जीन का एक्सप्रेशन नहीं होता है। ये इतना आपस में टाइट होता है ना, इतना इंटेंगल होता है, जिस कारण से किसी भी जीन का फॉर्मेशन उसमें नहीं हो पाता है। फिर अगर आप देखो आगे तो ये जो आपका कुछ स्पेस वाला पार्ट दिख रहा होगा, जहाँ पे थोड़ा सा उतना इंटेंगल नहीं है, इसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन, जिसमें जीन का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब जब एक न्यूक्लियस के अंदर जो भी क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं ना, तो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, दूसरा होता है क्या, यूक्रोमेटिन, ठीक है। तो जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। आप कह सकते हो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना कि वहाँ पे जीन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, टाइटली बहुत ज़्यादा पैक्ड है। अगर आप देखो यहाँ पे यूक्रोमेटिन की, तो वहाँ पे जीन का फॉर्मेशन इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इजिली वहाँ से स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। वो अलग स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे यूक्रोमेटिन हो गया, जिनका फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक। और इसके अंदर जैसे कि सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता था और हम लोग उसको बोलते थे साइटोप्लाज्म, उसी तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर ना ये पूरे पोर्शन में जो भी जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद होगा ना, उसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़े सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। आउटर मेम्ब्रेन में हम लोग पढ़े इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, जिसको मिला करके बोलते थे न्यूक्लियर इन्वेलप। फिर आगे क्या देखे, उस दोनों के बीच में जो गैप होता था उसको बोलते थे न्यूक्लियर पोर्स। और उन इन्वेलप के बीच का जो स्पेस है, ब्लैंक स्पेस, उसको बोलते थे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। फिर आप हम देखें कि अंदर का पार्ट अगर बात करते हैं तो अंदर में हम देखें कि ये जो मटेरियल इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन बेसिकली दो पार्ट्स के होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। आगे देखो इसको क्या बोले, न्यूक्लियोप्लाज्म। इस साइड वाले को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी में ये था आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये था आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी के ऊपर में राइबोसोम्स है, ठीक है। और ये जो आपको ब्लैक पूरा दिख रहा होगा ना, ये आपका कहलाता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस सर, ये क्या होता है, ये आपका वहाँ पे सबसे न्यूक्लियस बोलो तो डार्क पार्ट होता है, जहाँ पे आपका ना राइबोसोम्स का असेंबली होता है। ऐसा क्या सर, वहाँ पे क्या वो लोग जाकर के प्रेयर करता है जैसे हम लोग प्रेयर में असेंबली करते हैं क्या, नहीं। देखिए वहाँ पे क्या ना कि ये जो आपको राइबोसोम्स यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये आपका बेसिकली इसके अंदर होता है, ठीक। और यहाँ पे प्रोटीन वगैरह होता है, जिसको हिस्टोन प्रोटीन भी आप बोल सकते हो। तो वो सब प्रोटीन वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी रहता है। और जब आपका यहाँ से mRNA वगैरह हो गया, tRNA वगैरह हो गया, वो सब मैसेंजर्स होते हैं, वो जो आपकी इसके सेल के बाहर जाते हैं, ठीक है। और उधर से जो भी राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज किया है सेल के बाहर, उसको लेके अंदर आते हैं, ठीक है। और फिर इनका असेंबली होता है यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये आपका राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करके ये यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो बोल सकते बेसिकली कि एक न्यूक्लियोलस है जहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह हो गया, राइबोसोम्स वगैरह हो गया, उसकी असेंबली होती है, ठीक। अब एक एक करके ना हमको इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर देखो तो इसको बोला गया हेड क्वार्टर ऑफ द सेल, ठीक है। हेड क्वार्टर ऑफ द सेल बोलो, कंट्रोलर ऑफ द सेल बोलो, या ब्रेन ऑफ द सेल बोलो, इट मीन्स एक सेल को कंट्रोल करता है, ये एक सेल का ब्रेन कहलाता है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो भी उसके सेलुलर एक्टिविटीज है, सेल के सारे सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम, गाइड करने का काम कौन करता है, यही करता है, ठीक है, न्यूक्लियस करता है। दूसरा आप देखो तो ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में खोजा गया था। मतलब इसके बारे में रॉबर्ट ब्राउन सबसे पहले बताए 1831 में न्यूक्लियस है क्या बेसिकली। क्योंकि जब भी एक सेल को आप
जूम करके देखोगे तो उसमें जो सबसे बड़ा पार्ट आपको पहले दिखेगा ना, वो न्यूक्लियस ही दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो ये आपका यूकैरियोटिक्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस होगा, मतलब जो भी जैसे हम लोग हो गए, प्लांट्स हो गया, ये सब क्या है, यूकैरियोट्स हैं। और यूकैरियोट्स हैं तो हम लोग में ये का न्यूक्लियस मिलेगा। बट अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड होता है। मतलब क्या, इतना जो वेल डिफाइंड आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ऐसा कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर देखने को आपको नहीं मिलेगा। मतलब उस थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म वो मिक्स होता है, उसका जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, जो भी हो गया, आपका प्रोकैरियोट्स में पूरा मिक्स होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि अगर ये आपका सेल है, ठीक है, तो सेल में हो सकता है आप इस टाइप का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो भी क्रोमेटिन वगैरह है या जो भी इसका पार्ट इसमें मौजूद है। बट जिस तरह से इसमें इन्वेलप हो गया आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन से लेकर के इतना जो आपको दिख रहा है ना, ये स्पेसिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा किसमें, प्रोकैरियोट्स में। तो कभी कभी पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, या फिर पूछा सकता है कि प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा या न्यूक्लियोइड होगा। तो बता सकते हो कि प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियोइड होगा, ठीक। दूसरा, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ओरिजिनली होता है, जो कि आप देखें ही, एक है आपका आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा आपका इनर मेम्ब्रेन। कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस के बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, न्यूक्लियस को कंटेन करता है और ये क्रोमेटिन को कंटेन करता है। अगर आप बात करो क्रोमेटिन की, तो ये है क्या, ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि हेरिडेटरी इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करता है। जैसे कि एक पेरेंट्स का जो भी क्वालिटी है वो बच्चों में, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करना, ये काम किसका होता है, क्रोमेटिन के अंदर का जो भी सब्सटेंस मौजूद है। लाइक इसके अंदर होते हैं डीएनए होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और वही डीएनए से क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, क्रोमोसोम का। और इस टाइप्स का क्रोमोसोम जो आप देख रहे हो इस सेल यहाँ पे डायग्राम के थ्रू, ठीक है, ये आपका तभी दिखेगा ना जब एक सेल डिवाइड होता है। इट मीन्स जब एक सेल डिवाइड हो रहा होता है तो इस टाइप्स का कुछ आपको क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी पेरेंट्स के अंदर हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है उसको यही लेके कैरी करता है, ठीक है। दूसरा, अगर आप देखो तो ऑल सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करता है ये। जैसे कि आप देखो प्रोटीन सिंथेसिस का काम, सेल डिवीजन का काम, ग्रोथ का काम, इन सबको कंट्रोल करने में न्यूक्लियस हेल्प करता है सेल के अंदर, ठीक है। दूसरा, अगर आप देखो तो क्रोमोसोम्स के बारे में आप पढ़े होंगे कि क्रोमोसोम्स बेसिकली अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ पे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, है ना, जिसमें 22 जो पेयर्स हैं उसको हम लोग ऑटोसोम्स बोलते हैं, और जो 1 पेयर है उसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और ये बेसिकली होता क्या सर, तो आपके पेरेंट्स का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उस कैरेक्टरिस्टिक्स को, उस इंफॉर्मेशंस को ऑफस्प्रिंग तक कैरी करना, या जो भी आगे गाइडलाइंस है न्यूक्लियस के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। और इसी कारण से इसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोलर ऑफ द सेल और ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा फिर से रिकैप कर लेते हैं हम लोग क्या पढ़े न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि सेल के अंदर होता है। और अगर हम बात करें तो इसके पास जो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, उसको मिला के क्या बोले, इन्वेलप। इसके अंदर क्रोमेटिन जीन लाइक मटेरियल है, सॉरी क्रोमेटिन है जो कि जेनेटिक मटेरियल है। और इसको अगर आप देखो दो टाइप्स के होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, ठीक है। इसके अंदर जो भी जेली लाइक मटेरियल है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी के इन्वेलप पे अटैच है आपका ईआर, और ईआर में होता है दो टाइप्स, एसीआर और आरईआर। एसीआर करने का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस साइड में राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। बीच में आपका क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को हम लोग बेसिकली राइबोसोम असेंबली बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो होता है राइबोसोम्स का, वहीं पे असेंबली। नेक्स्ट, असेंबली में एक तरह से मीटिंग बोल सकते हो आप, ठीक है। अगर आप देखो बीच बीच में न्यूक्लियस पोर्स है। न्यूक्लियस पोर्स करने का मतलब उससे जो है सेल से, मतलब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर सब्सटेंस का जाना और न्यूक्लियस से सब्सटेंस का बाहर आना, ये आपका न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा होता है। और इस दोनों इन्वेलप के बीच में जो कि इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बीच को हम लोग बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। आगे देखो तो आपका डिस्कवर कौन किए थे, तो रॉबर्ट ब्राउन। ये आपका डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली होता है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होगा और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड होगा। ये न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल को कंटेन करता है, जो कि सेल और आपका सेलुलर एक्टिविटीज में भी हेल्प करता है। साथ में डीएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन में हेल्प करता है आपका क्रोमेटिन, और वो क्रोमोसोम्स का भी फॉर्मेशन करता है, जो कि एक हेरिडेटरी मटेरियल को कंटेन करता है। ये आपका था न्यूक्लियस के बारे में। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे के लेक्चर में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपका फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट होगा, उससे स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।